बोले रे पपैया बोले रे पपैया। जो देश अपनी संस्कृति और अपनी धरोहर की वजह से विश्व में जाना जाता हो, उस देश के लोग कलाकारों को क्या समझते हैं, ये हमें कोरोना काल में पता चला। हमें कोई नहीं गिनता, ये बड़ी दुखद बात है। हमारी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान गया इस पूरे काल में, ये बहुत दुखद बात है। ये दुखद है लेकिन सत्य है। और ये एक बड़ी कचोटने वाली बात है कि इस देश में हमारी गिनती ही क्या है। हम हालांकि कम हैं, लेकिन आज भी देश हमारे नाम से विश्व में कहीं ना कहीं पहचाना जाता है। बोले रे पपैया अब घन गरजे। हमारी सुनने की शक्ति में कहीं ना कहीं बदलाव तो जरूर आया है, क्योंकि हम बहुत नाजुक चीजें अब शायद नहीं सुन पाते। क्या हम इतने तंत्राधीन हो गए हैं कि बिना माइक्रोफोन के हम तक संगीत पहुंच ही नहीं सकता। अपनी आवाज को इस्तेमाल करते आना भी बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि केवल माइक्रोफोन के आगे ही हम गाते हुए अपनी जिंदगी निकाल दें और बिना माइक्रोफोन के जब गाने की नौबत आए तब हमारी आवाज ही ना कहीं पहुंचे। कि अगर आप नहीं होती गाएगा तो फिर क्या होती, फिर क्या आपका मतलब कैसे देखती अपने आप को आप? शायद मैं माउंटेनियर हो जाती, शायद मैं बावर्ची बन जाती। कलाकार जो होता है वो फ्रीलांस होता है, वो कोई 10 से 5 कहीं नौकरी करने वाला व्यक्ति नहीं होता है। वो 24 घंटे और 365 दिन अपनी कला के साथ में जिंदगी जीता है। आज का फिल्मी संगीत खास तौर से रिदम की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मेलोडी उसमें कम हो गई है। आज के दौर का जो संगीत फिल्मों में विशेष रूप से परोसा जा रहा है, उससे मैं अपने आप को नहीं जोड़ पाती। मुझे उसमें उतना रस नहीं नज़र आता। लता जी के बारे में केवल ये कहूँगी कि ऐसी सरस्वती के दर्शन मुझे नहीं लगता कि हमें कभी जीवन में हो पाएंगे। सवाल था मेरा कि जो तकनीकी इस तरह से जो हावी हो गई है, हाँ। तो क्या ह्यूमन की जो इंद्रियां थी और जो रोमांस था वो कहीं मिस हो रहा है अभी इस वक्त? रोमांस मिस हो रहा है ये तो मैं नहीं कहूँगी। मैं ये ज़रूर कहूँगी आपको कि हमारी सुनने की शक्ति में कहीं ना कहीं बदलाव तो ज़रूर आया है, क्योंकि हम बहुत नाजुक चीज़ें अब शायद नहीं सुन पाते, हम मिस कर जाते हैं। उसके लिए हमें स्पीकर्स की आवश्यकता पड़ती है। हम चिड़ियों का चहचहाना सुबह उठ के कितनी बारीक आवाज़ सुन पाते हैं, ये हमें खुद को अपने आप को जांचना पड़ेगा। हम कितनी दूर की आवाज़ सुन पाते हैं, यह हमें खुद को जांचना पड़ेगा। गायक मंद्र स्वर जब लगाता है तो हम उसके कितने बारीक और नाजुक मंद्र स्वर को सुन पाते हैं। यहाँ पर हम केवल ऊपर जो तार सप्तक की आवाज है वो सुनने के काबिल बचे हैं क्या? और क्या वही संगीत है केवल? क्या नाजुक और दिल से निकलने वाला बहुत महीन और शालीन स्वर क्या हम तक नहीं पहुंच पाते? क्या हम इतने तंत्राधीन हो गए हैं कि बिना माइक्रोफोन के हम तक संगीत पहुंच ही नहीं सकता? ये सारे प्रश्न हैं जिनके जवाब हमको खुद को खोजने हैं और हमें ही उसमें से रास्ता निकालना है। ये मैं कहूँगी। बम्बई में एक बहुत सुंदर जगह है, आपने सुना ही होगा, पृथ्वी थिएटर। पृथ्वी थिएटर बहुत बिरले ऐसी जगहों में से है कि जहां आपको किसी भी तरह की ऑडियो एक्सेसरीज का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता। नो माइक्रोफोन्स, नो स्पीकर्स, नथिंग। आप मंच पे जाते हैं और गाना शुरू करते हैं, बजाना शुरू करते हैं या नाटक करना शुरू करते हैं। कोई माइक्रोफोन नहीं होता और 300 लोग आपका पिन ड्रॉप साइलेंस बैठ कर सुनते हैं और एक सुई गिरने की आवाज़ भी अंतिम लाइन तक बराबर पहुंचती है। आपकी सांस की आवाज़ भी ऊपर तक पहुंचती है। ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं वहाँ परफॉर्म करने गई थी, तब मुझे इतना अद्भुत, मतलब बताते समय भी अभी रोमांच आ रहा है मुझे कि लोगों का शांत बैठना भी उतना ही ज़रूरी है और अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करते आना भी बहुत ज़रूरी है।
ऐसा ना हो कि केवल माइक्रोफोन के आगे ही हम गाते हुए अपनी जिंदगी निकाल दें और बिना माइक्रोफोन के जब गाने की नौबत आए तब हमारी आवाज़ ही ना कहीं पहुंचे, तो ये भी ठीक नहीं है। परंतु ये बात ज़रूर है कि टेक्नोलॉजी की वजह से ज़बरदस्त बदलाव आया है, अच्छा और बुरा दोनों तरह का है। ये बात अलग है कि टेक्नोलॉजी की वजह से आज इतने बड़े बड़े पुराने से पुराने महान महान कलाकारों का संगीत आज हमें YouTube के ऊपर इतनी आसानी से उपलब्ध है जिसकी हम कल्पना ही पहले नहीं कर सकते थे। ऐसे ऐसे बड़े कलाकार, रसूलन बाई कह लीजिए, अंजनी बाई मालपेकर कह लीजिए, बेगम अख्तर कह लीजिए, ओमकारनाथ जी कह लीजिए, पंडित ओमकारनाथ कह लीजिए, सलामत नज़ाकत अली, उस्ताद सलामत नज़ाकत कह लीजिए, बहुत पुराना डीवी पलुस्कर कह लीजिए, बहुत बड़े बड़े पुराने उस्ताद लोग, मल्लिकार्जुन मंसूर कह लीजिए, ऐसे ऐसे लोग जिनके बारे में हम शायद खोजते रह जाते कि ये लोग कैसे गाते थे, इनकी क्या गाने की क्या शैली थी, कैसी पद्धति थी, किस घराने में क्या खूबियाँ थी। ये सारी चीज़ें आज हमें इस टेक्नोलॉजी की वजह से यूट्यूब पर एक बटन के केवल दूरी पर हमसे है। इसका उपयोग हम कैसा करना चाहिए, हमें करते आना चाहिए, ये हमारे ऊपर निर्भर है। मेरा अगला ध्यान इस तरफ जा रहा है, महिला गायिकाओं के ऊपर जा रहा है। एक लंबी वो रही है सूची, जैसे गिरिजा देवी रही हैं, शोभा गुरटू जी रही हैं, अपने अपने दौर में ये बहुत मूर्धन्य गायिका रही है। आप भी एक महिला गायिका हैं, और तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी इस दौर में आपको कौन उल्लेखनीय, कोई सिग्निफिकेंट फीमेल सिंगर आप देखती हैं, कौन है इस दौर में? हीराबाई बड़ौदेकर ऐसी महान गायिका रही हैं जिनकी वजह से सभ्य महिलाओं के बीच संगीत की पैठ ज़बरदस्त मतलब रूप से मानी गई। उन्होंने बहुत अच्छा संगीत और बहुत अच्छे तरीके से सभ्य महिलाओं के बीच वो संगीत को लेकर आई। मोगूबाई कोडीकर जी हैं, माणिक वर्मा जी रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी हमारे यहाँ विदुषी गायिकाएं हुई हैं जिनको हम ने भुलाना नहीं चाहिए, जिनके योगदान को हमें नहीं भुलाना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि इन सब बड़ी गायिकाओं ने जो अपने जीवन में कष्ट झेले हैं, उसी की बदौलत आज हम कुछ कर पा रहे हैं। जी जी। मैंने कहीं पढ़ा है, कहीं मैंने शुरुआत में प्रारंभिक दौर में बिल्कुल भी संगीत पसंद नहीं करती थी या नहीं सुनती थी। कहीं एक किस्सा भी बड़ा चलता है सुंदरा ताई को लेकर के कि वो गा रही थी तो आप जाकर रोने लगी कि नहीं मत गाइए, लेकिन फिर आप अल्टीमेटली फिर इसी संगीत में। मेरा ये सवाल है कि अगर आप नहीं होती गाएगा तो फिर क्या होती, फिर क्या आपका मतलब कैसे देखती है अपने आप को, आपकी आइडेंटिटी क्या होती है उसमें? ये बहुत मुश्किल है अब मेरे लिए कहना, लेकिन मेरे बहुत से शौक रहे हैं। शायद मैं माउंटेनियर हो जाती, मुझे पहाड़ों से बहुत लगाव है, तो शायद मैं उस दिशा में चली जाती। शायद मैं बावर्ची बन जाती। अच्छा। मुझे बहुत शौक है तरह तरह के देशों के और तरह तरह के प्रांतों के, भारत और बाहर के भी भोजन आदि के बारे में मेरी काफ़ी रुचि रही है, खाना बनाना और खिलाना। तो हो सकता है मैं उस दिशा में चली जाती, हो सकता है मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी कुछ करने की चेष्टा करती हूँ। तो वो जो होती है वो आइडेंटिटी ज़्यादा जस्टिफाई होती है जो अभी है, ये आपको लगता है? ये तो मैं कह नहीं सकती, ये तो समय ही बताता। जी जी। ये तो मैं कह नहीं सकती थी। शायद मैं कुछ थोड़ा बहुत लिखने की भी चेष्टा करती। अच्छा, जो कि मैं अभी भी थोड़ा बहुत करती हूँ गाने के साथ में, लेकिन वो एक बहुत कम समय के लिए और कभी कभार करने वाली बात है। वो कोई मेरा रोज का काम तो है नहीं। मेरा सवाल यही था, मैं स्किप करने वाला था इसको, मैं पूछ लेता हूँ कि संगीत में, ये गायन में और लेखन में कोई अंतर, कोई संबंध या कोई फर्क किस तरह का है? नहीं, देखिए दो अलग विधाएं हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। लेखन और गायन दो अलग विधाएं हैं। संगीत हमारे साथ ही रहता है, हमें उसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो भी कुछ विद्या हमने पाई है और जो भी कुछ हम रियाज करते हैं, उसके माध्यम से संगीत तो हमारे खून में बसा हुआ है और हमारे गले में चूंकि यहाँ है तो हम साथ में ही लेके चलते हैं, हमारा साज हमारे साथ में है। लिखते समय आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है,
और लिखने की विधा कुछ अलग है। उसमें बहुत सारे रेफरेंसेस लगते हैं और वो एक अलग तरह का अभ्यास मांगता है। वो विधा अलग तरह का अभ्यास मांगती है। तो दो बहुत अलग चीज़ें हैं। ये मैं तो केवल संगीत के बारे में जब कभी कुछ थोड़ा बहुत लिखने का कोई आग्रह करता है तो मैं उस विधा का कहीं ना कहीं थोड़ा सा उपयोग करने की कोशिश करती हूँ बस। अभी कोरोना काल में ये हुआ है कि सभाएं जो थी वो बंद हो गई, महफिलें नहीं हुई है, जो भी जिस तरह से फिजिकली हुआ करता था वो सब बंद हुआ, तो वर्चुअली बहुत हुआ। तो ये वर्चुअली जो फेसबुक पे या लाइव के थ्रू इस तरह से हुआ है, तो वो जो दौर था सभाओं का, महफिलों का, वो और इसमें कितना अंतर है? क्या अगर ऐसा होता तो क्या इसी तरह से श्रोता और गायक आपस में वो संबंध स्थापित होता है या नहीं होता है, या क्या? देखिए, कोरोना काल ने कलाकारों की जिंदगी पर जितना बुरा असर डाला, मुझे नहीं लगता कि किसी और तरह से इससे बुरी बात हुई होगी। सबसे पहली बात तो है कि कलाकार जो होता है वो फ्रीलांस होता है। वो कोई 10 से 5 कहीं नौकरी करने वाला व्यक्ति नहीं होता है, जिस तरह से बैंकों में या स्कूलों में या कॉलेजों में या कहीं दूसरे इंडस्ट्री में या कहीं अन्य विधाओं में जिस तरह से लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में सुबह 10 से 5 नौकरी करके और शाम को आ जाते हैं घर पर। कलाकार का ऐसा नहीं होता। वो 24 घंटे और 365 दिन अपनी कला के साथ में ज़िंदगी जीता है, कोशिश करता है। तो ऐसे में जब उस कलाकार के पास में सिवाय कार्यक्रम करने के, एक तो अपना रियाज करना है जिंदगी भर और कार्यक्रमों की प्रस्तुति देना है जब भी मतलब अवसर मिले, यदि उसका वो जरिया ही बंद हो जाए तो वो जिएगा कैसे? ये प्रश्न जितना कोरोना काल में उभर कर आया, शायद ही कलाकार को इसके पहले कभी इससे साबका पड़ा होगा, क्योंकि रास्ते ही बंद हो गए ना, रास्ते ही बंद हो गए। केवल कलाकार तो कलाकार, मुख्य कलाकार तो उसके पर उसके साथ में काम करने वाले जो उसके संगत कलाकार थे, वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बनाने वाले जो कारीगर थे, जो तानपुरा बनाते हैं, जो तबला बनाते हैं, जो सितार बनाते हैं, जो सरोद बनाते हैं, जो पखावज बनाते हैं, इस तरह के वाद्यों को बनाने वाले कारीगर जब गाना ही बंद हो गया तो उनसे खरीदेगा कौन? और ये 1-2 महीने की बात नहीं थी, पूरे 2-2.5 साल ये लगभग मामला चला। तो बहुत बुरी हालत से कलाकार का जीवन गुजरा है। मतलब याद भी करने को नहीं करता मन, ऐसी स्थिति थी। और ऐसे इसमें लोगों को मतलब सामान्य जनता को इस बारे में बहुत कम जानकारी है। मतलब ये एक विडंबना है भारत में कि जो भारत विश्व में केवल और केवल अपनी संस्कृति की वजह से जाना जाता रहा है, हमारे यहाँ कोई, हम टेक्नोलॉजी के तो कोई बादशाह है नहीं, हम तो बहुत पिछड़े हुए हैं। यूरोप कंट्रीज और बाकी की जो देश है वो टेक्नोलॉजी में तो हमसे 100 गुना आगे हैं। हम कहीं नहीं लगते उनके सामने। जापान के सामने हम क्या लगते हैं? तो हमारा क्या प्रबल है? हमारी संस्कृति हमारे लिए प्रबल है, हमारा साहित्य हमारे लिए प्रबल है, हमारे नाटक हमारे लिए प्रबल है, हमारी चित्रकारी हमारे लिए प्रबल है। तो जो देश अपनी संस्कृति और अपनी धरोहर की वजह से विश्व में जाना जाता हो, उस देश के लोग कलाकारों को क्या समझते हैं, ये हमें कोरोना काल में पता चला। हमें कोई नहीं गिनता, ये बड़ी दुखद बात है। हमारी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान गया इस पूरे काल में, ये बहुत दुखद बात है। ये दुखद है लेकिन सत्य है। और ये एक बड़ी कचोटने वाली बात है कि इस देश में हमारी गिनती ही क्या है। हम हालांकि कम हैं, लेकिन आज भी देश हमारे नाम से विश्व में कहीं ना कहीं पहचाना जाता है, कलाकारों के माध्यम से और उसकी संस्कृति के माध्यम से पहचाना जाता है। तो इसकी ओर जनमानस का ध्यान क्यों नहीं उस तरह से जाता जिस तरह से ध्यान जाना चाहिए?
एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने कहा, फ्रीलांसिंग होने की वजह से और उसकी रोजमर्रा की चीजें उससे जुड़ी होने की वजह से उसके लिए तो जीवन का संकट हो गया था। तो उससे उबर के आना इतना आसान नहीं है। और ईश्वर कृपा से अब धीरे धीरे फिर से हम पुराने दौर की ओर हमने लौटना शुरू किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में अलग अलग कॉरपोरेट हाउसेस जो हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं जो इस बारे में जानकारी रखते हैं, उन्हें जागरूक और अधिक होना चाहिए और सहयोग के लिए आगे आना चाहिए, जिससे कि हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति को बनाए रखने में उनका एक योगदान हमेशा मिलता रहे। आप क्लासिकल जॉनर की हैं, लेकिन क्या कभी सुगम संगीत भी सुनती हैं अभी, या किसे सुनती है अगर सुनती हैं तो? मैं बिल्कुल सुनती हूँ। मुझे फिल्मी संगीत भी बहुत पसंद है, ठुमरी दादरे भी बहुत पसंद हैं, और लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार, ये सब लोग, रफ़ी साहब, ये मेरे बहुत पसंदीदा गायक रहे हैं। हाँ, लेकिन ये बात भी आपको मैं यहाँ बता दूँ कि आज के दौर का जो संगीत फिल्मों में विशेष रूप से परोसा जा रहा है, उससे मैं अपने आप को नहीं जोड़ पाती। मुझे उसमें उतना रस नहीं नज़र आता। बहुत कम कुछ गायक हैं, जैसे शंकर महादेवन हैं, इस तरह के कुछ लोग हैं जो बहुत सुंदर पेशगी देते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बहुत बिरले हैं। शफाकत हैं जो बहुत सुंदर उनकी आवाज़ है, परंतु ऐसे बहुत कम गाने हैं जो याद रह पाते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि आज का फिल्मी संगीत खास तौर से रिदम की ओर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मेलोडी उसमें कम हो गई है। लता जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कोई याद आपकी उनसे जुड़ी है? लता जी के बारे में केवल ये कहूंगी कि ऐसी सरस्वती के दर्शन मुझे नहीं लगता कि हमें कभी जीवन में हो पाएंगे। पीएल देशपांडे जो मराठी के बहुत बड़े नाटककार, लेखक हुए हैं, उन्होंने कहा है कि लता के बारे में केवल मैं एक ही बात कहूँगा कि सूर्य है, चंद्र है और लता है। तो इससे अधिक बात क्या हो सकती है। कुमार जी को आप एक बहुत ही ऊंचे पायदान के गायक के तौर पे मतलब याद करती हैं, या पिता के तौर पे याद करती हैं, कैसा, या दोनों में? मेरे लिए दोनों बातें हैं। रोजमर्रा की जीवन में मैं पिता के रूप में उन्हें अलग कैसे कर सकती हूँ? मेरी माँ भी जो मेरी गुरु रही हैं, उन्हें मैं माँ के रूप में कैसे अलग कर सकती हूँ? माँ है और पिता भी उतने ही प्रिय हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसे ही मैं रियाज करने बैठती हूँ, जैसे ही मैं संगीत के बारे में कुछ सोचने के लिए बैठती हूँ, देखती हूँ, पढ़ती हूँ, जानती हूँ, सुनती हूँ, तो तुरंत उनका गुरु पद जो है वो सिर चढ़ के बोलने लग जाता है। मुकुल जी के और आपके संबंधों को आप कैसे देखती है, अगर चाहेंगे तो? दादा मुझसे बहुत बड़े हैं जी। और मुकुल दादा का बहुत प्रेम समय समय पर मुझे मिलता रहा, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ। ये बात अलग है कि वो लंबे समय से चूंकि देवास में नहीं रहते हैं, लेकिन हमारी बातचीत बीच बीच में होती रहती है। और उनके जैसी संगीत अभ्यासक, उनके जैसे संगीत अभ्यासक कलाकार आज भी इस देश में बहुत कम है, ये मैं कहूँगी, बहुत कम है। उनके जैसा संगीत विद्वान आज इस देश में बहुत कम है। और मुझे बहुत फक्र है जी। उनकी इस आपकी बातचीत होती है और आप मतलब? हाँ, मतलब आप ये कहेंगे कि हर हफ्ते होती है तो नहीं होती, लेकिन हाँ, जब भी आवश्यकता पड़ती है हम जरूर बात करते हैं। जी। कोई आपका बहुत ही पसंदीदा कोई राग या ठुमरी या ख्याल जो आप थोड़ा सा गुनगुनाना चाहे वेब दुनिया के पाठकों के लिए, तो बहुत खुशी होगी अगर थोड़ा सा 2-3 लाइन अगर सुनाएं। बोले रे पपैया, बोले रे पपैया, बोले रे पपैया, अब घन गरजे, अब घन गरजे, बोले रे पपैया, बोले रे पपैया, बोले रे पपैया,
अब घन गरजे, अब घन गरजे, बोले रे बाबा